guys, welcome back to my channel and I hope आपको मेरी videos अच्छी लग रही होंगी, आपको समझ में आ रहा होगा because the whole idea behind this particular playlist is to make sure कि जो भी चीजें मतलब FM के सिलेबस में आती है एटलीस्ट 100% तो नहीं बट 80 to 85% you are able to understand so that आपके एटलीस्ट 80 मार्क्स तो पेपर में आने ही आने चाहिए. ओके, so I hope these playlists are helping you, these videos are helping you. So today we will be doing chapter number 4. Chapter number 4 is extremely important chapter of unit 2. And after this particular chapter we will be over with unit 2. So in case आपने मेरी ये videos देख लिए chapter 1 से 4, you can actually flaunt it to your friends. Dude, 6 यूनिट में सिर्फ 2 यूनिट तो मैं कर भी चुका, अपन बहुत तेज है. ठीक है, तो ये चैप्टर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बिकॉज ये चैप्टर्स में जो टर्म्स आने वाली है वो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे. एंड सेकेंडली इसमें टू मेनी कंसेप्ट्स है. मतलब अगर मैं एक चैप्टर की बात करूं, यूजुअली एक चैप्टर में 2 से या 3 आई बिलीव मैक्सिमम 3. अभी तक जो हमने चैप्टर नंबर 2 जो टफ चैप्टर था वो पढ़ा, उसमें भी हमने 2 कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग टीवीएम ये कंसेप्ट पढ़े थे. बट चैप्टर 4 इज अ पार्ट वेयर there will be lot of new concepts and there will be many new concepts. So obviously अगर वो एक पार्ट में खत्म करूंगी या तो मैं मर जाऊंगी या तुम देखते देखते मर जाओगे. ठीक है, तो मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हें लिटरली कुछ भी ना समझ में आए. So I will be dividing this chapter into 2 parts. फर्स्ट पार्ट में हम ट्रेडिशनल टेक्निक्स करेंगे, सेकेंड पार्ट में हम न्यू टेक्निक्स करेंगे एंड थर्ड पार्ट में हम क्वेश्चंस करेंगे. अब कुछ स्टूडेंट्स के पास ऑब्वियसली टाइम कम होगा, दे विल से मैम क्वेश्चंस करने का टाइम नहीं है. बट आप साथ पढ़ाते पढ़ाते हमें एग्जांपल्स दोगे तो हमें समझ में आ जाएगा एंड हम आपकी फर्स्ट 2 पार्ट से भी अपना सिलेबस की पर्टिकुलर यूनिट खत्म कर सकते हैं. ओके गाइस, दिस इज परफेक्ट प्लान. In case you don't have much time to see the third video, I request you to at least watch my both the videos, both the parts, so that आपको सारे के सारे methods पता हो. जब भी पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, you are able to at least solve them. Okay, and the best approach to actually solve this and remember this particular chapter is अपने सामने बुक खोलो. अगर मैंने एक मेथड खत्म कर दिया, फॉर एग्जाम्पल पे बैक मेथड, गो इन द बुक, फाइंड एटलीस्ट 2 क्वेश्चन, एक जो टेक्स्ट के बीच में दिया होगा एंड सेकंड जो बैक क्वेश्चंस में दिया होगा. दोनों सॉल्व मत करो बैठ के, एक बार देखो उस क्वेश्चन में क्या हुआ है, क्या तुम्हें समझ में आया, एंड तुम्हारा एक मेथड डन. Okay, so this is a tip to actually go with this chapter. अगर तुम सिर्फ मेरी वीडियोस देख रहे हो, कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रहे, बुक भी खोल के नहीं देख रहे हो, एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया है, प्लीज मेरे वीडियो पे कमेंट आके मत करना मैम और क्वेश्चंस करवा दो. देखने से कुछ नहीं होगा, खुद पेन पेपर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ये चैप्टर जब तक नहीं आएगा. ओके, नाउ बिफोर वी मूव अहेड, प्लीज गो एंड click to the subscribe button. It's extremely important. Go and like this particular video and make sure you comment upon any doubts that you have in between the video. Now what will be the topics that we will be covering in this particular chapter? As I mentioned, ये बहुत ही बड़ा chapter है. As I mentioned, ये बहुत ही अच्छा खासा chapter है in terms of questions जो मेरे पेपर में आते हैं versus in terms of topics जो number of topics इस particular chapter में, ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में आते. सो हम अभी के लिए एज ऑफ पार्ट 1 के लिए वी विल बी डूइंग दिस पार्ट. ओके, so we will be covering the background, we will be covering the traditional techniques. In the next part we will do all these methods. Okay, now this चलो आगे बताती हूँ सब कुछ, फर्स्ट स्टेप में नहीं बताती हूँ. Before we move ahead, we know that Unit 2 में 2 चैप्टर्स थे मैम, एक इंट्रोडक्शन था और एक टेक्निक्स था. आपने इंट्रोडक्शन में हमें कैश फ्लोज का कैलकुलेट करना बताया था, जहां
पे आपने बताया था कि कौन से कैश फ्लोज रेलेवेंट है, कौन से कैश फ्लोज इररेलेवेंट है, एंड जब हम कैलकुलेशन करते हैं कैश फ्लो की, तो हमें कौन से कैश फ्लोज को इग्नोर करना है और कौन से को कंसिडर करना है, वर्सेस accounting profit which is sometimes misleading, and we should avoid this in order to make a capital budgeting decision. So इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम एक स्टेप आगे जाएंगे, चैप्टर नंबर 3 से हम चैप्टर नंबर 4 में अब डिसीजन लेंगे. ओके, ये डिसीजन लिया जाएगा यूजिंग वेरियस टेक्निक्स, एंड ये टेक्निक्स किसके ऊपर बेस्ड होगी, कैश फ्लोज जो तुमने निकाले थे चैप्टर नंबर 3 में. एंड फाइनली द चैप्टर यूनिट 2 विल बी ओवर, राइट. तो चैप्टर 3 में हमने क्या पढ़ा, कैपिटल बजटिंग के 3 स्टेप्स होते हैं, दैट इज द कॉस्ट एंड बेनिफिट एस्टिमेशन, जहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम एक प्रोजेक्ट को अंडरटेक कर रहे हैं या हम अपनी फैक्ट्री में कोई मशीन ला रहे हैं तो उसकी क्या कॉस्ट बैठ रही है वर्सेस द बेनिफिट्स. ठीक है, सो हमारा ये कॉमन सेंस कहता है कि जो भी हम बेनिफिट हो वो ऑब्वियसली कॉस्ट से ज्यादा हो, वरना हमें अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा. फिर आता है वो कहते हैं कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालो, मतलब उस पर्टिकुलर मशीन से या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से तुम्हें कितना मिनिमम रिटर्न चाहिए, राइट. ये तो नहीं पैसा लगा के तुम भूल गए हो, ऑब्वियसली यू नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिटर्न, यू नो. एंड फाइनली तुम डिसीजन लेते हो कि कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है, प्रोजेक्ट ए या प्रोजेक्ट बी. तो ये पर्टिकुलर टेक्निक हम लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं, जहाँ पे हमने कंपेयर किया था, जहाँ पे हमने बताया था कि कैसे हम कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करेंगे. ये पर्टिकुलर हमें मिलेगा यूनिट 3 में. ओके, सो आज हम पढ़ रहे हैं स्टेप 3. दिस इज अ बिट आयरॉनिकल, हम स्टेप वाइज नहीं जा रहे, हम सीधा स्टेप 1 से स्टेप 3 पे स्किप कर रहे हैं. स्टेप 2 इज एक्चुअली अबाउट नेक्स्ट यूनिट. देन वी एज आई मेंशन हम स्टेप 3 करेंगे, जहाँ पे हम टेक्निक्स को देखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में कि कैसे वो यूज होंगे इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट डिफरेंट प्रोजेक्ट बिफोर मेकिंग अ फाइनल capital budgeting decision. Now let's understand the background. See, investment analysis ये बहुत ही important decision होता है जो एक finance manager लेता है. हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था मैम, एक finance manager 3 तरीके के decision लेता है. कौन कौन से? Investment decision, financing decision and dividend decision. ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है जो हम यूनिट 2 में बात कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. मैम क्यों इम्पोर्टेंट होता है? बेटे चैप्टर 3 में बताया था हमारे पास फंड्स क्या है, लिमिटेड है. हम मुकेश अंबानी भी होंगे तब भी हमारे पास रिसोर्सेस की कमी होगी, ड्यू टू विच वी नीड टू एलोकेट आवर फंड्स टू द बेस्ट पॉसिबल यूज, एंड हम सारे प्रोजेक्ट्स नहीं ले सकते. तो इसकी वजह से एलोकेशन ऑफ फंड्स बिकम्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन आवर लाइफ. तो हम एलोकेट किस बेसिस पे करेंगे मैम? हम एलोकेट इस बेसिस पे करेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट वर्थ इट है. ठीक है, जब भी हम लेट से कोई भी शू लाते हैं अपने लिए तो पर्सनल यूज के लिए भी हम देखते हैं यार मैं 1000 रुपए खर्च कर तो रहा हूँ इन जूतों पे, क्या वो वर्थ इट है? Let's say, for example, Nike, Jordans, they are extremely expensive. Why? Because of their brand value. iPhone, right? So, their worthiness comes with the brand loyalty, brand picture, okay? Different factors needs to be considered. Now, मैम आप ना इतनी सारी टेक्निक्स पढ़ाने वाले हो, जो हमने स्लाइड 2 में देखा कि आप ट्रेडिशनल टेक्निक्स भी पढ़ाने वाले हो, आप मॉडर्न टेक्निक्स भी पढ़ाने वाले हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी बेस्ट टेक्निक है हमारे लिए? सो बेटे आपको जब भी डिसीजन लेना हो आप मेक श्योर करो कि आपकी टेक्निक्स में ये सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड है, and hence then you will be able to decide the best technique for yourself. So ma'am, what are those factors? First of all, कुछ टेक्निक्स होंगी जिनमें हम सिर्फ शुरू के कैश फ्लोस कंसिडर करेंगे और बाद के नहीं करेंगे. सो यू नीड टू मेक श्योर कि सारे के सारे कैश फ्लो कंसिडर हो रहे हैं.
Time value of money, that is the concept that we studied in chapter number 2, is extremely important. So अगर कोई टेक्निक टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं कर रही है, so obviously it is not the best technique. Capable of ranking, you should be able to rank the project. For example, if you have 3 projects in your hand, so you should be able to rank it using that technique कि हाँ, A is better than B, B is better than C, और vice versa. नो कंफ्यूजन इन अप्रोच, ये नहीं कि तुम बहुत ही कंफ्यूजिंग अप्रोच यूज कर रहे हो सो दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, एंड तुम सामने वाले बंदे को भी नहीं सिखा पा रहे हो, सामने वाले बंदे को भी नहीं समझा पा रहे हो. So it should be very easy to understand, it should not be very confusing, it should not include any sort of subjectivity, and it should obviously in line with the main objective of the finance manager, which is वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. मैम इसका मतलब क्या है? जाके चैप्टर नंबर 1 देखो, और अगर चैप्टर नंबर 1 देखने के बाद भी ये क्वेश्चन आ रहा है, then I think you should stop and rewatch it. Now, so traditional techniques, as I mentioned, there will be 2 traditional techniques, that is the payback and accounting rate of return. इस पर्टिकुलर पार्ट में हम सिर्फ ये ही 2 टेक्निक्स अच्छे से पढ़ेंगे. हम ऐसे पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है इन 2 टेक्निक्स का, तो हम बहुत इजीली उसे हैंडल कर सकते हैं. फाइन. First of all, let's go to the first technique, that is your payback period. Guys, what do you understand by payback? मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, थोड़ा सा उसके वर्ड पे जाते हैं. पे बैक मतलब कुछ हमने पे किया, वो हमें वापस मिले, राइट? पे बैक पीरियड मतलब कितने टाइम में वापस मिले. तो अभी मैंने कोई भी मीनिंग नहीं समझाया, अभी मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तुम्हें इस पर्टिकुलर टेक्निक की, बट हमें नाम पढ़ के समझ में आ रहा है मैम कुछ ना आपने पे किया है और आपको कितने टाइम में वो वापस मिलेगा, राइट? सो दैट इज द होल मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्निक. कितने टाइम में तुम्हारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट तुम्हें वापस मिलेगा. This is the, in the most simple language that I can actually explain you, or any teacher can explain you. So payback period क्या है? Payback period कुछ नहीं है, but कितने टाइम में तुम्हें अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस मिलेगा. मैम नहीं समझ में आया, फिर से समझाओगे? सुनो, लेट्स से तुमने अपने यू नो 1 लाख रुपए अपने प्रोजेक्ट में डाले. लेट्स से तुमने मशीन खरीदी, लेट्स से तुमने हेडफोन बनाने की मशीन खरीदी, तुम बोट कंपनी में काम करते, ठीक है? अब उससे पता चला ये तो था हमारा कैश आउटफ्लो, जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, जो हमारी इनिशियल कॉस्ट थी. अब ये मशीन तुम्हें 3 साल, लेट्स से 5 साल इनफ्लो देगी. कितने कितने का? 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, ठीक है? तो मैम आपका पैसा दैट इज 1 लाख 5 साल में रिकवर हो गया. सो आपका पे बैक पीरियड क्या है? 5 years. आपको आपकी जेब में 5 साल में 1 लाख रुपए मिल जाएगा, और 1 लाख रुपए क्या था? इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी. तो पे बैक का पीरियड क्या हो गया? कितने टाइम में, दैट इज 5 years इन आवर केस, आपको अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट इज दी 1 लाख इन आवर केस वापस मिलेगी. ठीक है? आई होप सबको मीनिंग समझ में आ गया. बिकॉज अगर तुम विदाउट मीनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे, या विदाउट मीनिंग उसको कंक्लूजन लिखने बैठोगे, या क्रिटिकली इवैल्यूएट करने बैठोगे, इट विल बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर यू गाइस. नाउ कॉम्प्यूटेशन ऑफ पे बैक पीरियड. मैम आपने ना बहुत ही इजी सा वो दे दिया हम एग्जाम्पल कि भैया जी 1 लाख रुपए और मतलब 20,000 रुपए हर साल में आ रहे हैं, तो ठीक है 5 साल में आपका पैसा वापस. मैम 1 मिनट, एक क्वेश्चन है. क्या पता ये 20,000 ना आए, क्या पता ये ऐसे आए 30,000, 20,000, 20,000, 1 2 3. अब बताओ मैम, अब क्या पे बैक पीरियड कब बताओगे? चलो कितने हो गए? 70 हो गए ना.
लेट्स से, हाँ, अब बताओ मैम, अब क्या होगा आपका पे बैक पीरियड, क्योंकि कितना हो गया ये, 6 6 6 6 प्लस 5 11, आपको टोटल मिल रहे 11,10,000। पे बैक पीरियड बात करते हैं सिर्फ इनिशियल की। अब क्या बोलोगे आप, मैं बताती हूँ, सुनो। इस केस में जब हमारे कैश फ्लोज अनइक्वल है, हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव निकालेंगे। मैम क्यूमुलेटिव क्या, ये क्या होता है बेटे, प्लस करो, कुछ मत करो। 30,000, 30 प्लस 20 50,000, 50 प्लस 20 70,000 एंड 70 1,10,000। तो मुझे पता चल रहा है कि ये 3 साल बाद और 4 साल पहले, राइट, ऐसे ही कुछ हुआ है। मतलब 3 साल बाद और 4 साल पहले, ठीक है। अब देखते हैं कितना, कैसे निकालेंगे ये बताओ। कैन एनीबडी टेल मी हाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग, guys, just give a try, just apply some knowledge, apply some ideas as to how you will be calculating this. Give me some idea in the comment section. ठीक है, तुमने बहुत टाइम ले लिया, मैं समझाती हूँ कैसे होगा। तो बेटे इसमें क्या होगा, आपको कितना रिकवर करना है, 1 लाख रुपीज, राइट। आपने 4th ईयर में कितना अर्न किया है, जस्ट टेल मी हाउ मच एडिशनल डिड यू अर्न इन दी 4th ईयर। मैम 20,000, ठीक है। और यू कैन जस्ट कैलकुलेट दिस, ठीक है। ऐसा करो, इतना कंफ्यूजिंग मत बनाओ, इससे करो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 40,000, ठीक है। आपको 1 लाख से कितना कम पड़ रहा है, मतलब 80 एंड 70। मैम 70 मतलब 30,000 कम पड़ रहा है मुझे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, देखो मैं बताती हूँ ये कितना आएगा, 30,000 डिवाइडेड बाय 40,000, सो इट विल कम आउट टू बी 0.75। तो आपका पे बैक क्या हो गया, 3 years प्लस 0.75, दैट इज 0.75 को अगर मैं इंटू 12 months करूं, सो दैट इज योर 9 months। तो आपका पे बैक पीरियड क्या हो गया, 3 years and 9 months। ओके, so I hope you got this particular part. Let me know if you have any question, guys. ओके, सो हमें दो चीजें पता चली मैम इससे, कि सबसे पहले अगर हमारे पास इक्वल कैश फ्लोज आ रहे हैं, दैट इज 20,000 रुपीज पर मंथ, तो ठीक था। मतलब आपने क्या किया, आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 20,000 जो एनुअली आ रहा था, तो आपने 5 years निकाल दिया, ठीक है मैम, ये तो सॉर्टेड है। फिर अगर आपके पास अनइक्वल कैश फ्लोज आ रहा है, तो आपने क्या किया, क्यूमुलेटिव निकाला। मतलब आपने टोटल्स निकाले माइनस आपने इनिशियल करा लास्ट ईयर में कि कितना कम पड़ रहा है, उसे डिवाइड कर दिया जो हमने एक्स्ट्रा कमाया था, तो उसका क्या आ गया, आपके एडिशनल मंथ्स आ गए। तो फाइनली आपने जो पे बैक पीरियड बता दिया, वो हमें बता दिया 3 years प्लस मंथ्स, जो हमें ये कैलकुलेशन से आया, ठीक है। So as I mentioned, there will be two types of question that can be prepared in payback period। इससे ज्यादा तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा। फाइन, नाउ मैम डिसाइड कैसे करें क्या, कि लेट्स से आपके पास अब दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। एक का पे बैक पीरियड है 5 years और एक का पे बैक है 8 years। मैम कौन सा सिलेक्ट करोगे, ये या ये, डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, टारगेट पे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी एक टारगेट सेट करके रखती है, लेट्स से उसने सेट किया है 6 years, तो obviously you will be choosing project which is completed which will actually recover your initial investment within the 5 years। So this depends upon the predetermined target। मैम ये टारगेट क्यों सेट होता है, देखो ये थोड़ा डीप डाउन मैं डाइव कर रही हूँ, ठीक है। अब हो सकता है कुछ बच्चों को ये समझ में ना आए, ये तुम्हारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है। ये टारगेट क्यों सेट हुआ, वाई,
How, or I can say how this target was set. This was set considering the risk. Let's say आपने एक प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट तो कर दिया, अब आप चाहते हो कि ये पैसा विद इन 3 इयर्स आ जाए, बिकॉज आपको पता है अगर मैं इसका पे बैक पीरियड 8 इयर्स रखूंगा तो जितना टाइम ये रिकवर होने में लगाएगा उतना ज्यादा ये क्या हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर 2 में भी पढ़ा था कि टाइम जितना ज्यादा होता रहता है उसका रिस्कीनेस भी बढ़ता रहता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपना टारगेट कम सेट करते हैं एंड देन पे बैक पीरियड डिसाइड करते हैं उस प्रोजेक्ट का, सो दैट वो रिस्क फैक्टर भी एक कंसिडर हो जाए। ठीक है, सो आई होप ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ में आया हो। नाउ एडवांटेजेस क्या था मैम, वेरी सिंपल था, लिक्विडिटी था, जितना जल्दी आपका पैसा आ जाएगा यू विल बी मोर लिक्विड स्टेट, डील्स विद द रिस्क, जैसे अभी आपने बताया कि हमें अपना टारगेट कम कर लेंगे तो रिस्क फैक्टर भी हमारा कॉम्पेंसेट हो जाएगा। मैम इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले हमने पे बैक के बाद वाला कैश तो कंसिडर ही नहीं किया। हमने क्या किया, हमने बोला 20,000 रुपए आए 5 साल तक, बट व्हाट इफ उसके बाद भी कैश फ्लोज आ रहे, तो उसका क्या करे, वो पूरी तरीके से इग्नोर हो गया। ठीक है, दे आर नॉट टेकन इन टू कंसिडरेशन इन एनी मैनर। इग्नोर टाइमिंग्स एंड अकरेंस ऑफ कैश फ्लो, ये कब आए, क्या ये कैश फ्लो 3rd ईयर में आया है, क्या ये कैश फ्लो 5th ईयर में आया है, क्या ये कैश फ्लो 2nd ईयर में आया है, किसी ने कुछ नहीं बताया, मेरे को सिर्फ मतलब था कैश फ्लो से और इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। इग्नोर सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू, लास्ट में वो मशीन कितने का बिकेगा, लास्ट में वो प्रोजेक्ट क्या रियलाइज करके देगा, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमें फर्क पड़ता कितना पैसा आएगा। नाउ मैम की मतलब अगर ये इतने सारे डिसएडवांटेजेस हैं इस मेथड के, तो क्या हम इस मेथड को कभी यूज भी करेंगे, क्या ये सूटेबल है भी किसी कंडीशन में? हाँ बेटे, बहुत यूजफुल है। कब, जब पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्रीज डिसीजन लेती है, यूजुअली दे टेक इट ऑन पे बैक पीरियड। व्हाई? बिकॉज इट इज एन इंडिकेटर ऑफ लिक्विडिटी। फाइन। एंड अगर हमारे पास लिमिटेड फंड्स है, एक फर्म के पास एक्सट्रीमली लिमिटेड फंड्स है, तो वो चाहेंगे कि उनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट जल्दी जल्दी रिकवर हो, सो दैट वो आगे की प्रोजेक्ट्स पे भी अपने रिटर्न्स कमा सके। ओके, so you cannot totally ignore this method. You need to see what your firm is going through, what your country is going through, and then you need to decide upon the technique that you use for the capital budgeting decision. Okay, now as I have already explained you everything in so detail, तो अब आपको फॉर्मूला भी बहुत इजी लगेगा। Initial investment made, that was 1 lakh in our case, net annual cash inflow, that is 20,000 in our case. Okay, मतलब अगर तुम्हें मीनिंग समझ में आया ना इस टेक्निक का, सो आई डोंट थिंक फॉर्मूला इज इम्पोर्टेंट, राइट? तो तुम्हें अपना थोड़ा सा दिमाग ज्यादा दौड़ाना है और तुम फॉर्मूला अपने आप ही बिल्ड कर सकते हो। नाउ आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन वन क्वेश्चन, दोनों ही सिचुएशंस में मैंने बता दिया कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आई वुड लव you to actually solve this question. I would like to see क्या तुम ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते। ठीक है, take a moment, pause my video and let's see whether you are able to solve this or not. Okay guys, I'll solve it for machine 1. Okay, you need to solve it for other 2 machines. Okay, नाउ मशीन 1 का हमें 2 चीजें चाहिए मैम फॉर्मूले के लिए, एक चाहिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड एक चाहिए एनुअल कैश इनफ्लोज, दैट इज नेट एनुअल कैश इनफ्लोज। तो मैम अगर मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखो तो यहाँ पे मुंह फाड़ के इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो मुझे उसकी चिंता करने की तो जरूरत
नहीं है। अब मुझे ऊपर वाले कैश फ्लोज चाहिए। तो बेटे आप फर्स्ट क्लास में नहीं हो, बहुत ही इजी है ये निकालना। पीएटी प्लस डेप्रिसिएशन इज दी कैश इनफ्लो। मैम ये कहाँ सिखाया आपने? चैप्टर 3 की जाके वीडियो देख के आओ। कैश फ्लो इसलिए सिखाया था वहां पे मुंह फाड़ फाड़ के, जिससे ये टेक्निक्स तुम्हें बहुत ही इजी हो जाए। तो 5 लाख में 40,000 माइनस करो, माइनस 50,000, माइनस 60,000, माइनस 20,000, दैट विल कम योर कैश फ्लो एज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो आपका आएगा 1,90,000। उसमें से टैक्स माइनस कर देना विच इज 30%। ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा बिकॉज दैट इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर एंड दैट विल कम आउट टू बी योर नेट कैश फ्लो। सो पे बैक निकालने के लिए नेट कैश फ्लो भी है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी। आंसर दिख लेना। मशीन 1 का इट विल कम आउट टू बी 1.14, मशीन 2 का 1.48 एंड मशीन 3 का 1.33। सो हम कौन सी मशीन चूज करेंगे? दिस वन, बिकॉज दिस हैज द लीस्ट पे बैक पीरियड। गाइस डिड यू गेट इट? समझ में आया? पॉज करो वीडियो, अगेन सॉल्व करो मशीन 2 एंड 3 का। आंसर आया या नहीं आया? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन यस फॉर द पे। अब यस मत लिखना सिर्फ, बिकॉज मैं आगे भी तुम्हें यस नो लिखने बोलूंगी। तो लिखो पे बैक hyphen yes. Okay, that you got answer for the machine 2 and machine 3. Now let's move on to the next part of the video. This come as the accounting rate of return. Wow, क्या spelling लिखी है इसमें accounting rate of return की। ठीक है, ये मैंने नहीं लिखी है, ये गूगल से पिक्चर है। Okay, so accounting rate of return, which is also known as average rate of return. This is also one of the traditional techniques used in the capital budgeting decision. So, सबसे पहले मतलब देखते हैं। इसका मतलब पता है, मैं हिंदी में समझाऊं? लिटरली जैसे मैंने तुम्हें उसका बोला था पे बैक का, इसका भी मैं थोड़ा हिंदी में बताती हूँ। ठीक है, इसका मतलब है कितना एनुअली इनकम अर्न कर रहे हो अपनी एवरेज इन्वेस्टमेंट पे। मैम कुछ नहीं समझ पाया, मैं फिर से समझाती हूँ। मैंने 2 टर्म्स यूज करे। आप कितना इनकम अर्न कर रहे हो अपनी एवरेज इन्वेस्टमेंट पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए अर्न 1 लाख रुपए पैसा एवरेज ऑन एन एवरेज इन्वेस्ट किया, एंड मैं बोल रही हूँ आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न 20% है। मतलब आप हर साल उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से 20% अर्न कर रहे हो। ठीक है, सो मीनिंग क्या हुआ? कितना एनुअल इनकम आप अर्न कर रहे हो अपनी एवरेज इन्वेस्टमेंट पर। तो जब हम इनकम की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फाइन। सो मैम इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि आपने ये परसेंटेज में एक्सप्रेस किया है। आप यहाँ पे प्रॉफिट से ज्यादा कंसर्न्ड हो एज कंपेयर टू द कैश फ्लोज। एक और फैक्ट बताती हूँ, ये थोड़े इंटेलिजेंट बच्चों के लिए। ठीक है, दिस इज सिमिलर टू रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। है मैम क्या बोल रहे हो? सुनो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय क्या करता है? वो आपका ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी निकालता है कि भैया आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया अपनी फर्म में और इतना रिटर्न जनरेट किया। ये बात कर रहा है ओवरऑल फर्म की। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बात कर रहा है एक प्रोजेक्ट की। ठीक है, मतलब आपने उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट किया और वो कितना रिटर्न दे रहा। ठीक है, तो आरओसी की जब मैं बात करती हूँ तो मैं ओवरऑल फर्म की बात करती हूँ। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करती हूँ। ओके, सो यहाँ पे वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द प्रॉफिट्स एंड वी आर लेस कंसर्न्ड अबाउट द कैश फ्लोज। अगेन जैसे पे बैक में था कि इक्वल कैश फ्लोज एंड अनइक्वल कैश फ्लोज,
तो यहाँ पे भी हमें इक्वल प्रॉफिट्स और अनइक्वल प्रॉफिट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो मैम इक्वल प्रॉफिट्स तो इजी है, इक्वल प्रॉफिट्स में आप पीएटी डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100 कर दोगे, और अनइक्वल में आप क्या करोगे मैम ये बताना। सिमिलरली जैसे हमने कैश फ्लो में किया था, हम यहाँ पे मीन लेंगे, अरिथमेटिक मीन लेंगे, एवरेज निकालेंगे प्रॉफिट की, एंड फाइनली उस फॉर्मूला में लगा के अपना आंसर निकाल देंगे। ओके, सो एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालनी है मैम? दो मेथड है, ओके। एक है आपका लॉन्ग मेथड, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है कि आप पहले इनिशियल एक्सपेंडिचर करो, उसमें एक्सपेंसेस करो, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालो, फिर फाइनली वो फॉर्मूले में डाल के अपना आंसर निकालो, ठीक है। या आप हर साल ओपनिंग बुक वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस करते जाओ और क्लोजिंग बुक वैल्यू निकालो, फिर उसकी मीन निकालो, एंड देन जाके तुम्हारा एवरेज आएगा। मैम ये सब करने बैठेंगे तो एग्जाम का टाइम ही खत्म हो जाएगा। सो हेयर आई एम विद द शॉर्टकट। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है, इसे रटो, याद करो, आई डोंट नो। एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने का ये शॉर्टकट है, एंड अपने पेपर में ये ही करना, बिकॉज अगर कोई और मेथड लेके बैठोगे लॉन्ग वाला या किसी और टीचर का समझाया हुआ, बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से फंस जाओगे, बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके का टाइम लोगे। फाइन, सो लिख लो इसे बुक में एंड यूज दिस इन ऑर्डर टू मेक कैलकुलेशन फॉर द एवरेज इन्वेस्टमेंट। सो डिसीजन रूल, ऑब्वियसली अगर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है एज कंपेयर टू required rate of return, then you can accept the proposal, otherwise you will reject it. What are the advantages and disadvantages? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बेटर जब समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। फाइन, अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बिकॉज अगर क्वेश्चन नहीं करेंगे ना तो फिर जय जय मैया जी हो जाएंगी तुम्हारी। सुनो, अब ये बहुत ही इजी है बट बच्चों को बहुत ही मुश्किल लगता है, आई डोंट नो व्हाई। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। मैम फॉर्मूला आपने बताया है एवरेज प्रॉफिट, दैट इज द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, और आपने ये भी बोला था ये परसेंटेज में तो इनटू 100 कर देती हूँ, ठीक है मैम, ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट मैम आगे बताओ, ठीक है। सो मैम आपने एक ना वो बड़ा सा वो बताया था फॉर्मूला, उसको लिख ले पहले, ठीक है। एवरेज इन्वेस्टमेंट मतलब डिनोमिनेटर निकालने के लिए आपने बताया हाफ ऑफ इनिशियल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस माइनस दी सैल्वेज वैल्यू प्लस सैल्वेज वैल्यू। मैम थोड़ा सा एक क्वेश्चन आ रहा दिमाग में, यहाँ पे आपने माइनस किया, यहाँ पे आपने प्लस कर दिया, समझ में ही नहीं आया। सुनो, ये वाली जो कैलकुलेशन हो रही है, ये अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, दिस इज कॉस्ट माइनस सेलिंग वैल्यू विच इज नथिंग बट द डेप्रिसिएशन वाला, ठीक है। एंड यहाँ पे क्यू मैम हमने वापस क्यू ऐड कर दिया, क्योंकि अगर आप अपना जब प्रोडक्ट बेचने जाओगे तो ये क्या होगा, पैसा आपको रियलाइज होगा, राइट। जो मतलब उस पर्टिकुलर उसमें ब्लॉक्ड है पैसा, वो आपको रियलाइज होगा, इसलिए आपने वापस उसे ऐड बैक कर दिया, ठीक है। तो मैम छोड़ो, आप कॉमन सेंस छोड़ो, आप वो बताओ फॉर्मूले में कैसे फिट करें। तो हाफ इनिशियल कॉस्ट दैट इज 1,20,000 इन माई केस। मैम कुछ इंस्टॉलेशन एक्सपेंडिचर तो नहीं दिख रहा है, -20,000, स्क्रैप वैल्यू दिख रही है +20,000, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 70,000। मैम एवरेज इन्वेस्टमेंट आपने तो बोला था ये परसेंटेज में होता है, हाँ होता है, बट इसमें हमें प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, इसने सिर्फ ये बोला था कि एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करके दिखाओ। अगर हम मैं इसमें प्रॉफिट ऐड कर दूं कि हम 7,000 रुपए प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर,
7,000 divided by 70,000 into 100, which will come out to be 10%. Okay. Guys, I hope you understood this particular method. Did you? अभी तक हमने इस पर्टिकुलर पार्ट में दो ही दो ही कंसेप्ट पढ़े हैं, दैट इज द पे बैक पीरियड एंड accounting rate of return, or I can say average rate of return. Just to make a quick recap, what I can say, payback period में हमने annual cash flow divided by initial investment किया था, and of course जिसका payback period कम होगा वही हम project accept कर लेते हैं. But ARR में हमने सीखा कि हम वहां पे कैश फ्लो को नहीं कंसिडर कर रहे, हम प्रॉफिट्स को कंसिडर कर रहे हैं, एंड हम एक परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं जहां पे हमें पता चलता है कि हमने कितना नेट इनकम जनरेट किया है उस इन्वेस्टमेंट से, ड्यू टू विच वी आर एबल टू कैलकुलेट कि हमें उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन हमारा कितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है. बट दोनों ही मेथड में हमने देखा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दैट वाज अ कंसेप्ट वी स्टार्टेड इन चैप्टर नंबर 2, हैज बीन इग्नोर्ड इन दीज बोथ मेथड्स. ओके, तो मैम फॉर्मूले की बारी आ जाती है. फॉर्मूला पे बैक पीरियड में हमने दिमाग का लगाया तो ठीक था, बट आपने ARR में एक फॉर्मूला रटवाया, वो हमने रट लिया, ठीक है. और अगर रटे भी ना तो हम लॉन्ग टर्म मेथड से कर सकते हैं, बट हम नहीं करेंगे बिकॉज पेपर में टाइम नहीं है, ठीक है. नहीं तो लॉन्ग टर्म मेथड से अगर पेपर में मेथड याद ना आए, फॉर्मूला याद ना आए, तो लॉन्ग टर्म से करो. लॉन्ग टर्म से कैसे करोगे, एक टेबल बना लेना. ईयर मतलब लाइफ ऑफ द एसेट 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिखना ओपनिंग बुक वैल्यू, यहाँ पे माइनस करना डेप्रीसिएशन एंड निकाल लेना क्लोजिंग बुक वैल्यू. क्लोजिंग बुक वैल्यू करके क्या मिलेगा, क्लोजिंग बुक वैल्यू फिर उसका एवरेज लेके डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एन एसेट. देखो मैं फिर से समझा ही देती हूँ. ये देखो, ईयर अगर मैं यहाँ पे देखूं 1 2 3 4 5, ये मैं जब बता रही हूँ जब तुम्हें फॉर्मूला याद ना रहे पेपर में. ओपनिंग बुक वैल्यू विच इज 1,20,000 माइनस डेप्रीसिएशन नेक्स्ट ईयर की कितनी आ गई, 1 लाख. नेक्स्ट ईयर की कितनी आ गई, 80,000. नेक्स्ट ईयर की 60,000. नेक्स्ट ईयर की 40,000. अब निकालनी है मुझे क्लोजिंग बुक वैल्यू. क्लोजिंग बुक वैल्यू कैसे निकलेगी, इसमें से 20,000 माइनस करके 1 लाख, 80,000, 60,000, 40,000, 20,000. ओके, एवरेज निकाल लो. मैम एवरेज कैसे निकलती है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. इन एवरेज का टोटल करोगे आ जाएगा 3,50,000 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 70,000. जो हमारा आंसर आया था वो शॉर्टकट फॉर्मूला लगा के. फाइन. So that's it for this particular part. We will be doing discounted cash flow techniques, जो बहुत सारी techniques है, and we will be doing each technique in detail. अगर तुम देखो तो this is somewhat related and this is somewhat related. Okay? So overall दो ही है, दो के छोटी छोटी parts है, NPV, PI, MIRR and IRR. Okay? So that's it for this particular part. Thank you so much for watching my video and all the best for your paper. Keep studying, keep watching my channel. Make sure to comment below in case you like my videos and it is helping you in any manner. So see you in the next video. All the best. Bye-bye.